आगे हमारा जो नया प्रश्न है वो है बंगाल में द्वैध शासन, यानी बंगाल के अंदर जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया था उसके बाद में जब अंग्रेजों की विजय हुई उसके बाद में कैसे बंगाल राज्य के अंदर दोहरा शासन लगाया गया था लॉर्ड क्लाइव के। तो इससे पहले अब देखो, पहली बात हम समझते हैं द्वैध। द्वैध का मतलब है दोहरा शासन। दोहरा शासन कैसा? स्थान एक हो लेकिन उस स्थान पर नियंत्रण करने वाली जब दो शक्तियां हो तो उसको क्या कहते हैं? दोहरा शासन। उसको क्या कहते हैं? दोहरा शासन। और यह दोहरा शासन बंगाल के अंदर किसके द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। इस लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। अब थोड़ा सा हम पीछे की चर्चा करते हैं। उस समय का ये है हमारा भारत और यहाँ पड़ता है बंगाल। यहाँ क्या पड़ता है? बंगाल। अब इस बंगाल को पाने के लिए जब भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी आई थी, आते ही सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का युद्ध, सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर सर्वप्रथम प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 के अंदर। यानी जो दूसरा कारण था वो है बक्सर का युद्ध। हुआ कब था? 1764 के अंदर। इस बक्सर के युद्ध में जब अंग्रेज विजयी रहे थे, इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को विजय मिली थी और इस बक्सर के युद्ध में जो त्रिगुट शक्तियां थी उन शक्तियों को अंग्रेजों ने पराजित किया तथा बक्सर का युद्ध को जीत लिया था। वो त्रिगुट शक्तियां कौन थी? एक तो था अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउदौला। दूसरी जो शक्ति थी वो था बंगाल का नवाब मीर कासिम। और जो तीसरी शक्ति थी वो था मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। इन तीनों की शक्तियां मिलकर जब बक्सर के मैदान में लॉर्ड क्लाइव का जो एक सेनापति था मुनरो, उसके नेतृत्व में बंगाल यानी बक्सर के मैदान में जो सेना भेजी गई थी, उन सेना यानी जो अंग्रेजों की सेना थी उन सेनाओं ने सुजाउदौला, मीर कासिम तथा शाह आलम की तीनों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था तथा सन 1764 के अंदर बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अब जब विजय प्राप्त करने के बाद में जब अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये जब यहां से इंग्लैंड जाता है, वहां जाकर इनको यानी बक्सर का युद्ध जीतने के कारण इनको वहां बहुत से उपहार भेंटें दी गई थी तथा इनका बहुत जबरदस्त स्वागत किया गया था। लेकिन जब सन 1765 के अंदर यही लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का कब 1765 के अंदर यह बंगाल का गवर्नर बनकर आता है, उस समय भारत के ऊपर में भारत की जो पूर्ण रूप से यानी जो सत्ता थी वो तो अब अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। लेकिन यहाँ का जो मुगल बादशाह था, कौन? यहाँ का जो मुगल बादशाह था शाह आलम सेकंड। जब 1765 के अंदर हमने पीछे पढ़ा था, एक तो 12 अगस्त सन 1765 को एक इलाहाबाद की संधि होती है, वो तो होती है अवध के नवाब सुजाउदौला के साथ में। फिर जैसे ही वो जो लॉर्ड क्लाइव था वो यानी इंग्लैंड जाने के बाद में वापिस बंगाल का जब गवर्नर जनरल बनकर आता है, तब आते ही 16 अगस्त
सन 1765 को, कब, 16 अगस्त सन 1765 को एक संधि करता है, और वो संधि कौन सी थी? इलाहाबाद। वो संधि क्या कहलाई थी? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कहलाई थी। और ये संधि की किसके साथ में थी? मुगल बादशाह शाह आलम के साथ में। किसके साथ में संधि की थी? मुगल बादशाह शाह आलम के साथ में इन्होंने संधि की। इस संधि के तहत शाह आलम ने अंग्रेज अधिकारी, जो अंग्रेज गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, उसको बिहार, उड़ीसा व बंगाल, यानी बिहार, उड़ीसा व बंगाल के तीनों क्षेत्रों में, कौन कौन से? बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल, इन तीनों क्षेत्रों में राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। क्या? राजस्व वसूलने का अधिकार दिया। राजस्व वसूलने का अधिकार किया भी। इस संधि के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों जो राज्य थे, इन तीनों राज्यों को मिलाकर उस समय एक ही श्रेणी का नाम दिया जाता था। क्या? बंगाल। यानी अब ये जो बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल तीनों जो राज्य हैं, उन तीनों राज्यों में राजस्व, जो माल गुजारी या राजस्व था, वो वसूलने का कार्य कौन करेंगे? अंग्रेज अधिकारी। अब जब जैसे ही लॉर्ड क्लाइव भारत के अंदर आता है, भारत के अंदर आते ही उन्होंने एक दोहरा शासन यानी द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। क्या? द्वैध शासन प्रणाली अपनाई। इस द्वैध शासन प्रणाली को हम समझते हैं भी ये क्या है? ये जो द्वैध शासन है ये किसको कहा जाता है? तो अब उसके बारे में द्वैध शासन, द्वैध शासन सीधा सा अर्थ है दोहरा शासन, दोहरा शासन, दोहरा शासन। अब देखो, जब रॉबर्ट क्लाइव, यानी पहले ये पढ़ते हैं जो द्वैध शासन है, ये शब्द किन्होंने दिया था और किन्होंने इसका वास्तविक संस्थापक था? तो ये जो द्वैध शासन का जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, द्वैध शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये जो द्वैध शासन लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को, यानी संस्थापक, वास्तविक संस्थापक तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन ये किसके दिमाग का काम था भी? आप बंगाल के अंदर जाओ और ऐसा कार्य करो। तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव को जो दिमाग दिया था वो कौन था? लियोनिस कार्टिस, लियोनिस कार्टिस के दिमाग की ये बात थी। क्या? द्वैध शासन। द्वैध शासन सीधी सी बात है, द्वैध शासन का अर्थ है एक ही क्षेत्र के अंदर दो कंपनियों, दो शक्तियों का संचालन होना ही क्या कहलाता है? द्वैध शासन। तो द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तथा रॉबर्ट क्लाइव को ये जो द्वैध शासन शब्द दिया था वो किसने दिया था? लियोनिस कार्टिस ने। यानी ये कह सकते हैं जो द्वैध शासन था, वास्तविक संस्थापक तो कौन था जिन्होंने लागू किया? वास्तविक संस्थापक वो होता है जो एक जगह अपना जो सत्ता होता है उसको मजबूत तरीके से पेश करे, उसको तो क्या कहते हैं? संस्थापक। लेकिन जो द्वैध शासन था उसका जनक हम कह सकते हैं, यानी उसका जन्मदाता कौन था? लियोनिस कार्टिस। उसका जन्मदाता कौन था? लियोनिस कार्टिस। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक हमने पढ़ा है। मैं आशा करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आया है। द्वैध शासन है क्या? अब इससे पीछे हम थोड़ी सी सेकेंड ईयर क्लास में चलते हैं। वहां हमने पढ़ा था मुगल काल, वहां हमने पढ़ा था मुगल काल। और मुगल काल के अंदर जो क्षेत्र थे वो किस में बंटे हुए थे? प्रांतों में। किस में बंटे हुए थे? प्रांतों में। और ये प्रांत किस में बंटे हुए थे? सूबों में। प्रांत किस में बंटे हुए थे? सूबों में। अब देखो, जब मुगल काल में ये प्रांत किस में बंटे हुए थे? सूबों में। और सूबों का जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे? सूबेदार। उसका मुखिया किसको कहते थे? सूबेदार। तथा दूसरा जो पद था दीवानी। दूसरा पद क्या था?
दीवानी, और इसका मुखिया कौन हुआ करता था? दीवान। अब देखो सीधी सी बात है, अभी उस समय मुगल काल में भी ये जो शासन था ये था, लेकिन सूबों के अंदर यानी जो प्रांत थे मुगल काल में वो सूबों में विभाजित थे, और सूबे का मुखिया कौन था? सूबेदार। तथा दीवानी जो जिसके यानी सूबेदार का मतलब होता है जिसके पास में सेना हो, तथा दीवानी का मतलब होता है जो राजस्व वसूलता है, राजस्व वसूलता है, राजस्व वसूलता है। ये मुगल काल में दोनों के दोनों जो कार्य थे, एक कौन कौन से? दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी तथा निजामत। निजामत का मतलब होता है सेना प्लस न्याय, सेना प्लस में न्याय। यानी निजामत तथा ये जो दीवानी है, इन दोनों पर उस समय अधिकार हुआ करता था मुगल शासक का। किसका? मुगल शासक का। उस पर अधिकार किसका हुआ करता था? मुगल शासक का। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उत्तरवर्ती जितने भी मुगल काल के शासक आए, उन्होंने क्या किया, यानी उसके हाथ में निजामत तथा ये दीवानी दोनों ही चीज हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही यानी जो मुगल शासक शाह आलम सेकंड जब इलाहाबाद की 16 अगस्त सन 1765 को लॉर्ड क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था बक्सर के युद्ध विजय के बाद में, तब उन्होंने क्या किया, यहाँ इसके साथ में 16 अगस्त सन 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की, तथा उस संधि के तहत जो मुगल शासक था उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव था, उनको क्या बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया था। तो द्वैध शासन का मतलब होता है दो प्रकार का शासन। किस प्रकार का शासन? दो प्रकार का शासन। एक शासन तो था दीवानी, एक शासन तो था दीवानी और दूसरा शासन था निजामत। दूसरा शासन कौन सा था? निजामत। अब देखो दीवानी के अंतर्गत क्या आता था? राजस्व प्लस माल गुजारी, राजस्व प्लस में माल गुजारी। और जो निजामत का कार्य, निजामत जो पद था उसका कार्य क्या होता था? सेना प्लस में न्याय। अब जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वितीय संधि की, उन्होंने जो मुगल काल में जो दीवानी और निजामत के पद एक ही शासक के पास में हुआ करते थे, उनको दो भागों में विभाजित कर दिया। किसके अंदर? एक नाम दिया दीवानी, दूसरा था निजामत। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, निजामत जो है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा? नवाब का। निजामत है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा? नवाब का। और उस समय भारत का मुगल जो बादशाह था वो कौन था? शाह आलम। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। और उसके नीचे जो कार्य करता था वो कौन था? नवाब। और जो राजस्व और माल गुजारी संधि के तहत किसके हाथों में गई? अंग्रेजों के। यानी अंग्रेज देखो कितने यानी चतुर निकले, उन्होंने यहां का शासन था उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। क्या क्या नाम दिए? एक दीवानी, दूसरा निजामत। अब देखो उन्होंने जो आमदनी का जो साधन था वो तो अपने हाथ में ले लिया। क्या? दीवानी। यानी राजस्व कहां? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो राजस्व है वो तो कौन वसूल करेंगे? अंग्रेज। तथा वहां जो सेना और न्याय जो दोनों यानी जो शांति रखेगा वो कौन होगा? मुगल बादशाह। ये लॉर्ड क्लाइव ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि लॉर्ड क्लाइव को पता था अगर सभी चीज हमारे हाथ में ले लेंगे, जैसे सेना, न्याय, मालगुजारी और राजस्व, ये अगर हम चारों के चारों चीज या कोई जैसे प्रतिरक्षा है, ये सब चीजें अगर हमारे हाथ में ले लेंगे तो हो सकता है भारतीय जो जनता है वो हमारा विरोध कर सके। तब इन्होंने जो ये दो भागों में इसको विभाजित किया। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा, भी अगर अब लोग हमारे ऊपर तंज कसेंगे, भी आपने दीवानी और निजामत ये दोनों ही आपने ले लिए, राजस्व आप वसूल कर रहे हो, तब इन्होंने क्या किया, भी अगर इन्होंने तब ये सोचा भी जो भारत की जनता है अगर कहीं ये आक्रमण कर दे या उपद्रव कर दे तो हम ये कहेंगे भी हमारे अंतर्गत यहाँ का जो शासन संचालन कर रहा है वो तो कौन कर रहा है? शाह आलम। तो दूसरा शब्द हम कह सकते हैं शासन का संचालन तो कौन करेगा? निजामत। तथा कर का निर्धारण है, यानी जो कर कौन लेगा? अंग्रेज।
कर का निर्धारण, यानी कर का निर्धारण कौन करेंगे? अंग्रेज। कहां? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा। जो धन संपन्न क्षेत्र है उसका जो राजस्व और मालगुजारी वो तो कौन हड़पेंगे? अंग्रेज। तथा वहां जो भी शासन व्यवस्था स्थापित करनी है वो कार्य कौन करेगा? शाह आलम। उस समय भारत के अंदर जो मुगल शासक था शाह आलम। मुगल शासक था शाह आलम। और उस समय बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। अब थोड़ा सा ये समझते हैं भी ये नजमुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब किसको बनाया गया है 1765 के अंदर? नजमुद्दौला। ये उसी मीर जाफर का पुत्र है जो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसी का पुत्र है। अल्पवयस्क आयु में इसको बंगाल का नवाब बनाया गया था। किसको? नजमुद्दौला को। अब देखो बंगाल का नवाब कौन आ गया? नजमुद्दौला। मुगल शासक कौन है? शाह आलम। और जो दोहरी चाल चल रहा है वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। दोहरी चाल कौन चल रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो द्वैध शासन। एक दूसरी बात ये समझते हैं, अंग्रेज भारत के अंदर आए, उन्होंने आते ही प्रत्यक्ष रूप से भारत पर अपना कब्जा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उनको पता था भी भारत की जो शासन प्रणाली है उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? कहीं न कहीं अपना शासन संचालन करने के लिए उन्होंने भारत के किसी न किसी आदमी को बीच में रखा। और वो आदमी कौन था? शाह आलम सेकंड। वो आदमी कौन था? शाह आलम सेकंड। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था भी जो सेना है वो तो किसके हाथ में थी? निजामत के हाथ में। यानी सेना और जो न्याय था वो तो निजामत के हाथ में था। लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो आमदनी आय का जो साधन था, राजस्व वसूलने का जो कार्य, मालगुजारी करने का कार्य, वो किसके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। जो बिहार था वहां अब इस लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? जो लॉर्ड क्लाइव, यानी इसका पूरा नाम है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड ये वहां की उपाधि हुआ करती थी। ब्रिटिश अधिकारी यहां गवर्नर जनरल आए, उनकी ये उपाधि हुआ करती थी। इस रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? ये जो दीवानी तथा जो निजामत था इसके ऊपर एक अंग्रेजी कंपनी, उसके ऊपर एक जो पद सृजित किया। यानी ये जो लॉर्ड क्लाइव था, इन्होंने किसके ऊपर? दीवानी और दूसरा क्या था? निजामत। इन दोनों को नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने अपना ही एक पद सृजित किया। अंग्रेजों ने क्या किया? एक पद सृजित किया। उस पद का नाम था नायब। उस पद का नाम क्या था? नायब नाजिम। ये फिर यहां लॉर्ड क्लाइव ने एक अपनी चाल चली, इन दोनों के ऊपर एक नया ही पद सृजित कर दिया भारत के अंदर। वो क्या था? नायब नाजिम। अब देखो पीछे हमने पढ़ा है भी सेना प्लस न्याय तो किसके पक्ष में है? निजामत के। तथा राजस्व प्लस मालगुजारी, ये किसके हाथों में है? अंग्रेजों के। ये इनके हाथों में। अब राजस्व, मालगुजारी, दीवानी, निजामत के पास में सेना तथा न्याय थी। इन सभी पदों के ऊपर एक नया पद सृजित किया इनका संचालन करने के लिए। वो कौन था? नायब नाजिम। अब ये नायब नाजिम क्या करता था? इधर हम थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं भी बंगाल का उस समय नवाब कौन था? बंगाल का नवाब कौन होगा? नजमुद्दौला। अब बंगाल का नवाब नजमुद्दौला, जब ये नायब नाजिम का पद आ गया था, तब ये बंगाल का जो नवाब था नजमुद्दौला और जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे, ये दोनों के दोनों सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए, एक मूर्ति बनकर रह गए। क्यों? क्योंकि अब देखो इस नायब नाजिम का कार्य क्या था? सेना की व्यवस्था भी ये करता था। सेना की
व्यवस्था करना किसका काम था? नायब नाजिम का। क्यों? क्योंकि ये पद किसने सर्जित किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब अपना यहां पद सर्जित करेंगे तो यहां जो निजामत के पास में सेना थी वो किसके अंडर में काम करेगी? नायब नाजिम के। क्यों? निजामत जब, यानी निजामत जो था पद, वहां का जो मुखिया है वो इसको कहेगा। क्यों? निजामत के अंतर्गत किसको लिया गया? नजमुद्दौला को। जब नजमुद्दौला इनको कहेगा अभी सेना आप वहां जाओ, तब ये सेना क्या कहेगी? नहीं, हम तो किसके आदेश से जाएंगे? नायब नाजिम के आदेश से जाएंगे। तो यहां फिर अंग्रेजों ने दोहरी चाल चली। फिर इस नायब नाजिम का जो पद सर्जित किया गया था, इसको पूरे के पूरे अधिकार क्या दिए गए? राज्यों के अंदर, यानी जो बंगाल, बिहार और जो उड़ीसा है, उन राज्यों के अंदर या बंगाल का जो नवाब है या जो मुगल बादशाह शाह आलम है, उसको जो सेना की जो व्यवस्था है वो कौन देखेगा? नायब नाजिम देखेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब ये नायब नाजिम सेना की व्यवस्था करेगा तो ये सेना की जब व्यवस्था कर देगा तो ये जो सेना है ना, ये नजमुद्दौला तथा जो मुगल बादशाह शाह आलम है उनका कहना न मानकर किसका कहना मानेगी? नायब नाजिम का। तो पहला कार्य सेना की व्यवस्था का कार्य किसको दिया गया? नायब नाजिम को। दूसरा राजस्व वसूलना। दूसरा कार्य क्या है? राजस्व वसूलने का कार्य भी कौन करेगा? नायब नाजिम। प्रत्यक्ष रूप से दीवानी के अंतर्गत अंग्रेज नहीं, इसका जो नायब नाजिम जो पद सर्जित किया गया, जिस व्यक्ति को इस पद पर स्थापित किया गया है, उसका भी जो राजस्व वसूला जाएगा वो भी कौन वसूलेगा? नायब नाजिम। प्लस तीसरा है जो भी माल गुजारी होगी वो भी कौन वसूल करेगा? नायब नाजिम। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया था, जब दीवानी और निजामत दोनों पद मुगल काल में एक हुआ करते थे और उस समय इन दोनों पदों के ऊपर किसका शासन हुआ करता था? किसका शासन हुआ करता था उस समय? यानी जो मुगल बादशाह था। लेकिन जब बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया उस समय दीवानी जो कार्य था वो तो अंग्रेजों के अंडर में चला गया तथा जो निजामत था वो किसके अंडर में रखा गया? बंगाल के नवाब के अंडर में। अब ये जो नायब नाजिम था कहां कहां स्थापित किए अंग्रेजों ने? एक तो किया बिहार के अंदर, दूसरा नायब नाजिम स्थापित कहां किया? बंगाल के अंदर, बंगाल। और तीसरा कहां स्थापित किया? उड़ीसा के अंदर। तीसरा कहां स्थापित किया? उड़ीसा के अंदर। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, बिहार, क्यों? क्योंकि संधि के तहत यही 3 क्षेत्र दिए गए थे अंग्रेज, यानी जो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था उनको बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र उसी समय दिए गए थे। अब बिहार की उस समय राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्यों? क्योंकि बिहार के अंदर मुर्शिद कुली नाम का एक शासक था जिन्होंने वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा अपने ही नाम पर बिहार की जो राजधानी बनाई वो क्या थी? मुर्शिदाबाद। लेकिन जब बंगाल का नवाब मीर कासिम बनता है तब वो अंग्रेजों के डर से, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था, वो अंग्रेजों के डर से इस मुर्शिदाबाद की राजधानी को छोड़कर और एक नई राजधानी किसको बसाया था? यानी जो एक नई राजधानी मुंगेर बनाई थी। तो बंगाल की राजधानी उस समय पटना थी और उड़ीसा के अंदर सिर्फ उड़ीसा ही। अब देखो मैंने ये क्यों लिखे हैं? क्यों? क्योंकि उस समय जो मुख्य केंद्र थे ये किसके? बिहार का मुख्य केंद्र मुर्शिदाबाद, बंगाल की राजधानी जो पटना थी वो मुख्य केंद्र, और उड़ीसा। अब जो नायब नाजिम का पद सर्जित किया गया था उसके तहत जो बिहार था, उस बिहार का उस बिहार का जो नायब नाजिम था वो था सिताब राय। किसको छोड़ा अंग्रेजों ने बिहार के अंदर? सिताब राय को। बंगाल के अंदर किसको रखा? रजा खां को। किसको रखा? रजा खां को। और जो उड़ीसा था, उड़ीसा के अंदर किसको रखा? दुर्लभ राय को। अब देखो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। निजामत का कार्य तो कौन कर रहा है? जो सेना प्लस न्याय, यानी निजामत का कार्य तो वहां का जो राजा है या बंगाल का नवाब है वो करेगा, और इधर जो माल गुजारी का कार्य है वो कौन करेगा? दीवानी करेगी। क्यों? दीवानी किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के। और जो सेना और न्याय
का जो संचालन था वो किसके हाथ में था? मुगल बादशाह या बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के हाथ में। अब देखो मुर्शिदाबाद के अंदर मालगुजारी का जो कार्य था वो कौन करेगा? सिताब राय। बंगाल के अंदर कौन करेगा? रजा खां। और उड़ीसा के अंदर कौन करेगा? दुर्लभ राय। अब देखो जब ये अंग्रेजों द्वारा पद सर्जित करके इनको छोड़ा गया है, किसको? सिताब राय, रजा खां तथा दुर्लभ राय, इन जब तीनों को छोड़ा गया है अलग अलग क्षेत्रों में, तब क्या ये बंगाल के नायब का बंगाल का जो नवाब है, बंगाल का जो नवाब है नजमुद्दौला, क्या उनका ये कहना मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। जब ये नजमुद्दौला कहेगा, जो बंगाल का नवाब है वो कहेगा भी आपको वहां कर यानी जो राजस्व है वो यानी जनता से नहीं वसूलना है, तब ये क्या कहेंगे भी जो संधि हुई उसके तहत ये तो हमारे जो यहाँ जो बंगाल का गवर्नर है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, उनके अंडर में आ गया तो हम राजस्व वसूलेंगे। तो उधर जो दूसरा जो शासक था यानी जो मुगल शासक था शाह आलम। अब देखो इस शाह आलम और नजमुद्दौला के अंतर्गत अंग्रेजों ने फिर एक अपनी नई चाल चली। क्या चली? इसको तो 12 या 13 लाख रुपए, किसको? बंगाल का जो नवाब था उसको तो 12 या 13 लाख रुपए सालाना कर देकर भी आपका अब कोई कार्य नहीं है, यानी वार्षिक पेंशन देकर अब आपका कोई कार्य नहीं है, आप आराम से बैठकर 12 या 13 लाख रुपए का सालाना के हिसाब से आपको दे दिया गया है। अब आप सिर्फ अब कहने को तो आप बंगाल के नवाब हो, लेकिन सब कुछ कार्य किसके हाथों में होगा? अंग्रेजों के हाथों में। और जो शाह आलम था इसको 53 लाख रुपए देकर इसका भी मुंह बंद कर दिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक हमने पढ़ा। अब जो था द्वैध शासन, उसके अंतर्गत देखो बिहार के अंदर जितना भी जो राजस्व वसूला जाता था, बंगाल के अंदर जितना राजस्व वसूला जाता था और उड़ीसा के अंदर जितना राजस्व वसूला जाता था, किसके द्वारा? नायब नाजिमों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो सीधा दीवानी था वो अंग्रेज ले नहीं सकते थे। क्यों? उन्होंने एक नया ही पद सर्जित कर दिया। हमने पीछे पढ़ा था भी जो सेना की व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा? नायब नाजिम। मालगुजारी तथा राजस्व जो वसूलेगा वो भी कौन वसूलेगा? नायब नाजिम। जब ये वहां की जनता से कर वसूल यानी जो वहां की जनता से राजस्व वसूल लेते थे, तब ये ब्रिटिश अधिकारी जो था, यहाँ गवर्नर जनरल था कौन? रॉबर्ट क्लाइव था। अब जब यहां से जितना भी माल वसूला जाता था, किन किन क्षेत्रों से? बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों से जो यानी सालाना के रूप में जो कर यानी जो राजस्व वसूला जाता था, उन राजस्व वसूलों में पहले जो अंग्रेज अधिकारी थे सर्वप्रथम जो किसको कर चुकाया करते थे? यानी इन तीनों जो लोग थे, इन तीनों लोगों की जो वेतन था इनको दे करके शाह आलम को 53 लाख रुपए दे करके, और जो नजमुद्दौला था उसको 12 या 13 लाख रुपए दे करके, बाकी का जो बचता था वो कहां जाता था? ब्रिटिश कंपनी के पास। वो कहां जाता था? ब्रिटिश कंपनी के पास। तो इस तरह हम कह सकते हैं भी रॉबर्ट जो क्लाइव था वो जैसे ही भारत के अंदर आता है उन्होंने दोहरी चाल चली, क्योंकि शासन एक ही जगह का था बंगाल का, लेकिन उन्होंने उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्यों? क्योंकि जो उस समय के जो धनी क्षेत्र थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वो तो यानी जो दूसरी संधि उसके तहत अपने पक्ष में रखे, तथा जो सेना का संचार यानी जो सेना प्लस न्याय या शांति वो किसके हाथ में दे दिया गया था? निजामत के हाथ में। तब जब बंगाल का जो गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, उनकी ये दोहरी चाल चली। इसी को ही भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या कहा जाता है? बंगाल का द्वैध शासन। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1765 से लेकर 1772 का काल था, यानी जो बंगाल का, उसी को ही क्या कहा जाता है? बंगाल का द्वैध शासन काल। बंगाल का द्वैध शासन काल। तो अगला हमारा टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के कारण। अंग्रेजों ने क्यों बंगाल के अंदर द्वैध दोहरा शासन लगाया?
क्या कारण था, यानी लागू करने के पीछे क्या कारण थे अंग्रेजों के, यानी अंग्रेजों की क्या बुद्धि काम कर रही थी जब उन्होंने बंगाल के अंदर दोहरा शासन लगाया। तो इसका पहला कारण है क्या है, अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। अब देखो, जो ब्रिटिश कंपनी भारत के अंदर आई थी वो सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने बक्सर के युद्ध में भारत के जो नवाब थे उन नवाबों को पराजित करके, जो त्रिगुट सेना थी उनको पराजित करके वास्तविक रूप से अपना यहाँ, यानी वास्तविक रूप से यहाँ अपने स्थापना कर ली थी। लेकिन जो जब भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी आती है तब वो सिर्फ किस कार्य के लिए आई थी, सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन जब वो व्यापार करने के लिए आए थे और उनका यहाँ पूर्ण आधिपत्य, वैधानिक रूप से भी यहाँ आधिपत्य स्थापित हो गया था, तब वो व्यापारिक जो कंपनी आई थी वो अपने वास्तविक स्तर की ओर जाने लगी। तो इसके पीछे पहला कारण था अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। क्यों? क्योंकि यहाँ भारत की जो शासन व्यवस्था है वो अंग्रेजों को आते ही तो समझ में नहीं आई, तब यानी जो पीछे जो द्वैध शासन जो लागू किया गया था। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने अपने दिमाग को लगाया और उन्होंने क्या कहा, जो भी यहाँ बंगाल का क्षेत्र है उस बंगाल के अंदर हम द्वैध शासन लगा रहे हैं, उस द्वैध शासन के अंतर्गत जो राजस्व वसूलेंगे वो तो हमारे आदमी होंगे और वहां जो सेना का संचालन होगा वो कौन करेगा, वहां का नवाब या जो मुगल बादशाह है वो करेगा। तो उनके पास में जो कर्मचारी थे वो इतने यहाँ के जानकार नहीं थे। तब जो पहला कारण यानी जो लागू किया गया था उसके पीछे क्या था, अनुभवी कर्मचारियों का अभाव। विद्यार्थियों, बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ यानी अंग्रेजों द्वारा क्यों लागू किया, उसका कारण नंबर 2 है कंपनी का प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से दूर रहना। अब देखो, यहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने फिर अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कहा, जो कंपनी यहाँ स्थापित हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद में, यानी उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया था और भारत के जो वास्तविक संस्थापक वो आ गए थे, तब उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का प्रत्यक्ष शासन था वो अपने हाथ में न लेकर के उन्होंने उस जो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में न लेकर के अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया था। तब इस कारण दूसरा जो पॉइंट है वो प्रिय विद्यार्थियों क्या है, प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में क्यों नहीं ली। अगर भारत के अंदर वो आए थे और अगर उन्होंने पूरे ही भारत के संचालन पर अपना अधिकार कर लिया तो हो सकता है भारत की जो जनता है वो उसके खिलाफ उपद्रव कर दे। तब उन्होंने प्रत्यक्ष जो जिम्मेदारी थी वो अपने हाथ में न लेकर के और जो नायब नाजिम के जो पद स्थापित किए थे उस पदों पर भारतीय ही लोगों को स्थापित किया तथा सेना जो न्याय की जो व्यवस्था थी ताकि ये कह सके भी हमारे पास में जो सेना थी और न्याय थी वो तो हम किसके हाथ में दे रहे हैं, आपका जो यानी जो मुगल बादशाह है या जो आपका नवाब है उनके हाथों में है। इस कारण वो अपनी प्रत्यक्ष जो जिम्मेदारी थे उससे दूर रहना चाहते थे। विद्यार्थियों, तीसरा जो कारण है अन्य शक्तियों के विरोध से मुक्ति। अब देखो, जब दक्षिणी जो भारत था उस समय मराठों का पूर्ण रूप से वर्चस्व था। कहाँ? दक्षिणी भारत में। यहाँ फिर अपनी एक चाल चलता है कौन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। और उन्होंने जो, क्योंकि ये जो दक्षिणी भारत के अंदर जो मराठा थे ये बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से कर भी लिया करते थे। किन से? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से कर लिया करते थे। तब अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने इन तीनों क्षेत्रों का संचालन अपने हाथ में न लेकर के अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया ताकि कोई भारत के ऊपर अन्य शक्ति आए तो हमको उन शक्ति का विरोध न करना पड़े। क्यों? क्योंकि हमको अगर कोई शक्ति आएगी तो हम तो यही कहेंगे भी जो भारत का जो संचालन है वो तो भारत के यानी जो बादशाह है यानी जो शाह आलम सेकंड है उनके हाथ में है, या उनके बंगाल का जो नवाब है नजमुद्दौला उनके हाथ में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो हमारा पॉइंट है अन्य शक्ति। कारण नंबर 4 क्या है? विदेशी शक्तियों के ईर्ष्या व द्वेष। विदेशी शक्तियों को ईर्ष्या व द्वेष का अवसर न देना, क्योंकि अंग्रेजों को पता था जब भारत का हम पूरा का पूरा संचालन अपने अंडर में कर लेंगे तो हो सकता है भारत के अंदर अनेक और भी अंग्रेज कंपनियां आई हुई है, जिस तरह फ्रांसीसी आए हैं, डच आए हैं, वो इसका ईर्ष्या या द्वेष न कर ले भी जो बंगाल क्षेत्र का जो संचालन है वो पूरा का पूरा अंग्रेजों ने अपने अंडर में ले लिया है। तब उन्होंने क्या किया, जो ईर्ष्या या द्वेष की जो भावनाएं दूसरी कंपनियों में न पनपे, इसलिए उन्होंने ऐसा अवसर ही नहीं दिया उनको। क्यों? क्योंकि जो भारत के अंदर जो
शासन संचालन करता था वो तो कौन करता था? भारत का जो नवाब था वो, और जो राजस्व या मालगुजारी वसूलने का कार्य था वो कौन करता था? दीवानी। और ये कहने का नाम मात्र का था जो बादशाह था। क्यों? क्योंकि इनका तो मुंह उन्होंने पहले ही बंद कर दिया था जब नवाब को 12 या 13 लाख रुपए सालाना कर देना प्रारंभ किया, तथा मुगल बादशाह जो था शाह आलम, उसको 53 लाख रुपए कर के रूप में सालाना यानी जो पेंशन दी गई। तब ये सिर्फ एक दिखावे का कार्य कर रहे थे ताकि भी जो विदेशी शक्तियां हैं वो हमसे जलकर कहीं हमारे ऊपर भारतीय लोगों के साथ में मिलकर आक्रमण न कर दे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बंगाल में जो द्वैध शासन लागू होने के पीछे अंग्रेजों के क्या क्या मंशा थी, तो उसका कारण नंबर 4 ये था। थोड़ा सा यहां समझते हैं भी जो द्वैध शासन लागू किए उसके कारण हमने पढ़ लिए। तो अब अगला जो यानी इसी पर्सन का टॉपिक वो क्या है? द्वैध शासन के लाभ। यानी अंग्रेजों ने क्यों यहां द्वैध शासन लगाया, क्यों एक ही क्षेत्र के अंदर अपना दोहरा शासन चलाया, और उस दोहरे शासन के पीछे उनको क्या उनकी मंशा थी तथा उन मंशा से उनको क्या लाभ होने वाला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ नंबर पहला है कंपनी के भार को हल्का करना। अब देखो, कंपनी जो एक व्यापार करने के लिए कंपनी भारत के अंदर आई थी, और उन्होंने भारत के जो शासक थे उनको पराजित करके और यहां अपना वास्तविक वर्चस्व स्थापित कर लिया था। तब उनको पता नहीं था भी भारत का संचालन कैसे करें। अगर हम पूरा का पूरा भारत का संचालन अपने हाथ में ले लेंगे तो हो सकता है भारत की जनता उसका विरोध करे, हो सकता है बाहरी शक्ति आकर के कोई हम पर आक्रमण कर दे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली, जो कंपनी के ऊपर जो युद्ध जीतने के बाद में भार आया, उस भार को उन्होंने, हमने पीछे पढ़ा था, 2 भागों में विभाजित कर दिया था। कितने भागों में? 2 में। क्या क्या? एक तो दीवानी और दूसरा किसके पक्ष में कर दिया गया था? निजामत के पक्ष में। तो जो पहला लाभ हुआ कंपनी को, यानी जो द्वैध शासन लगाने का, वो क्या था? कंपनी के ऊपर जो एक पूरे बंगाल के ऊपर जो अपना वर्चस्व स्थापित करना था, उनको उन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया ताकि शासन तो कौन संचालन कर सके? निजामत कर सके, तथा यहाँ का जितना भी धन है वो कर वसूल करके इंग्लैंड कौन चले जाए? अंग्रेज के अधिकारी। तो पहला जो अंग्रेजों को लाभ हुआ वो क्या था? कंपनी के भार को हल्का करना। यानी जो कंपनी के ऊपर भार आया, उन भार को उन्होंने 2 भागों में विभाजित करके और जो कंपनी का भार था उसको हल्का कर दिया। तो द्वैध शासन लाभ का पहला जो लाभ हुआ वो था ये। द्वैध शासन के अंतर्गत जो दूसरा अंग्रेजों को लाभ मिला वो क्या है? भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति। यानी जैसे हम समझ सकते हैं, अभी पीछे हमने 2 अंग्रेजों ने एक नया पद स्थापित किया। कौन सा? नायब नाजिम का पद स्थापित किया। वो कहने को तो एक नया पद था, लेकिन उस नायब नाजिम के ऊपर भारत के कर्मचारियों को ही रखा गया था। किसके लिए? मालगुजारी तथा राजस्व वसूलने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था जो भारतीय कर्मचारी हैं, अगर उनको हम पद पर रखेंगे तो भारत की जो जनता है वो हमारा विरोध नहीं करेगी, हमारे विरुद्ध उपद्रव नहीं करेगी। तो द्वैध शासन का जो दूसरा लाभ अंग्रेजों को क्या मिला? भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति। तो तीसरा द्वैध शासन का जो लाभ है वो क्या है? कानूनी अड़चनों का अभाव। अब देखो, भारतीयों को ही जब अंग्रेज यहाँ का गवर्नर जनरल है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वो भारतीयों को ही अपने जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर नियुक्त कर रहा है ताकि भारत से जो राजस्व वसूल करके जब यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी है जब वो इंग्लैंड की ओर जाए तो रास्ते के अंदर जो कोई भी अड़चन आए, जो कोई भी कानूनी रूप से अड़चन आए, ताकि हम उन अड़चनों के विरुद्ध हम कह सकें भी हम तो यहाँ का जो सेना का संचालन है, न्याय है, वो तो यहाँ का भारत का जो शासक है वो कर रहा है। इस कारण तीसरा लाभ अंग्रेजों को कौन सा हुआ? कानूनी अड़चनों का अभाव। जब यहाँ उन्होंने अपनी दोहरे शासन प्रणाली लगाई, इसके कारण जब अगर वो भारत का धन यहाँ से अगर इंग्लैंड लेके जा रहे हैं तो रास्ते में कोई कानूनी अड़चन न आए, इस कारण उन्होंने यहाँ का शासन है किसके हाथ में दे दिया था? भारत के ही लोगों के हाथ में दे दिया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, द्वैध शासन के लाभ का तीसरा पॉइंट क्या है? कानूनी अड़चनों का अभाव। क्यों? द्वैध शासन का चौथा लाभ अंग्रेजों को क्या हुआ? मराठों में द्वेष की भावना न रही। अब देखो, जब भारत के अंदर दक्षिणी जो भारत है उसके ऊपर मराठों का शासन था, तब अंग्रेजों ने क्या किया? जो द्वैध शासन लागू किया उसके अंदर जो भारत का
जो शासन था, कहने को तो ये कह सकते हैं भी भारत के मुगल बादशाह के हाथ में था, बंगाल के नवाब के हाथ में था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर नियंत्रण किसका था? अंग्रेजों का। तो चौथा लाभ क्या हुआ भी, जो भारत के अंदर दक्षिणी भारत के अंदर जो एक मराठा है, वो मराठा यानी भारत से जब हम धन लेके जाएंगे उसके अंदर कहीं द्वेष की भावना न उत्पन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के अंदर ये मराठा भी वहां से कर लिया करते थे, उस कर को वहां से उसको लेने के लिए इनको छूट दी गई थी, ताकि वो ब्रिटिश कंपनी का क्या न कर सके, द्वेष न कर सके, उसके अंदर कोई उपद्रव की भावना उत्पन्न न हो सके। तो चौथा कारण क्या है? लाभ के अंदर मराठों में द्वेष की भावना न रहे। जो कंपनी को विद्यार्थियों पांचवा लाभ हुआ वो क्या? कंपनी के उद्देश्य की पूर्ति। अब देखो, कंपनी भारत के अंदर आई तो सिर्फ व्यापार करने के लिए थी, लेकिन बक्सर प्लासी के युद्ध में उनको विजय प्राप्त की। इन विजय प्राप्त करने के बाद में उनको बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र के अंदर राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इलाहाबाद की संधि के अंतर्गत जो कंपनी वहां से भारत के अंदर जो धन संपन्न होने के लिए जो उद्देश्य लेकर आई थी, इस इलाहाबाद की संधि और तथा इस बंगाल के अंदर दोहरे शासन ने उस उद्देश्य की पूर्ति कर दी। अब अंग्रेजों का वो उद्देश्य पूरा होने लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का शासन संचालन तो भारतीयों के हाथ में था, लेकिन जो जनता से कर लिया करते थे वो किनके हाथों में था? अंग्रेजों के हाथों में था। तो जो उद्देश्य इंग्लैंड से चलकर वहां की ब्रिटिश कंपनी यहाँ आई, उन्होंने बंगाल के अंदर द्वैध शासन लागू करके उस का जो कंपनी का उद्देश्य था उसकी पूर्ति को कर लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे द्वैध शासन भारत के अंदर लागू करने के पीछे अंग्रेजों को कौन कौन से लाभ हुए थे। जब अंग्रेजों को लाभ हुए तो भारत के अंदर भारतीय लोगों को क्या क्या हानियां हुई? तो द्वैध शासन की हानि। जब भारत के अंदर अंग्रेजों द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया गया था, उनको लाभ हुए। उनको अगर लाभ होगा भारत के अंदर तो स्वाभाविक सी बात है, भारत के अंदर जो माल गुजारी वो उनके हाथ में, राजस्व वसूलना उनके हाथ में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जो जनता थी, भारत के जो जमींदार वर्ग के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं क्या होगी? हानियां होगी। क्योंकि पहली हानि हुई वो क्या थी? किसानों की दयनीय स्थिति। जब यानी थोड़ा सा हम यहां पढ़ते हैं, जो अंग्रेज माल गुजारी का कार्य था, किसका माल गुजारी का कार्य था, वो किसी जमींदार को देते थे। किसको? जमींदार को देते थे। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज कंपनियों को जितना ज्यादा अधिक यानी रुपए पैसे देकर और जिस क्षेत्र की जमींदारी लेगा तो वहां उस क्षेत्र में माल गुजारी का कार्य कौन करेगा? जमींदार। क्योंकि जमींदार तो पहले ही अपनी जो माल गुजारी के हिसाब से अंग्रेजों को अपने पैसे दे चुका है भी मैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय दयनीय स्थिति किसकी हुई? किसानों की। क्यों? क्योंकि किसानों से जो ये जमींदार था, कई बार ऐसा हो जाता था फसल नहीं हुआ करती थी, अगर नए फसल हुई तो भी जो जमींदार था वो भारतीय किसानों से जबरदस्ती करके माल गुजारी के अंतर्गत या राजस्व वसूलता था। इस कारण जो भारतीय लोगों को जो हानि हुई वो पहली क्या थी? भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति। इससे भारतीय किसान थे उसकी स्थिति और दयनीय हो गई। बंगाल में प्रिय विद्यार्थियों दूसरा जो हानि है वो क्या है? बंगाल में भीषण अकाल। ये बात है सन 1770 की। सन 1770 के अंदर बंगाल के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है। अकाल के कारण वहां सूखे की स्थिति आ जाती है। किसकी? सूखे की स्थिति आ जाती है। सूखे की स्थिति आ जाती है यानी 1770 के अंदर भयंकर अकाल पड़ता है। वहां की जो जनता थी, ये कुछ यानी जो इतिहासकार है उसके अनुमान से ये कहा जाता है भी इस 1770 का जो काल था इसमें भूखमरी के कारण यानी जो 1770 का काल है उसमें भूखमरी के कारण इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि वहां की जनता 1/3 जनता भूख के कारण मौत के मुंह में चली गई थी। लेकिन बंगाल के अंदर जब 1770 के अंदर भीषण अकाल पड़ा, उसी के 1 वर्ष बाद
1771 के अंदर, इसी एक वर्ष बाद 1771 के अंदर उसी बंगाल के लोगों से कंपनी सरकार ने 10% कर बढ़ाकर टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिया। कितने प्रतिशत? 10% अपने टैक्स को बढ़ाया और बढ़ा करके वहां के लोगों से भीषण अकाल के कारण वहां फसल नहीं हो पाई, अन्य कोई चीज का उत्पादन नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी वहां के लोगों से ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जो छोड़े गए नायब नाजिम थे, उनके द्वारा वहां के अधिकारियों से जबरदस्ती वहां की जनता से जबरदस्ती से वहां लगान वसूल किया जाता था। इस कारण जब बंगाल के अंदर भीषण अकाल पड़ा, उस समय भी ये रॉबर्ट क्लाइव था, धन का इतना भूखा हो गया था, भी जनता के पास में धन नहीं था, फिर भी ये जनता के साथ में यानी अन्याय करता रहा। क्यों अन्याय करता रहा था? क्योंकि उनको पता था हमारे ऊपर अन्याय का कोई दबाव नहीं आएगा, हम तो कह देंगे भी भारत का जो न्याय और जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? उसके भारत का जो मुगल बादशाह है या भारत का जो सम्राट है या जो बंगाल का नवाब है उसके हाथ में है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां गलत लिख दिया गया था, जो द्वैध शासन था उसकी हानि नंबर 2 क्या है? बंगाल में भीषण अकाल होना। प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर जो हानि है उसका तीसरा जो पॉइंट है वो है उद्योग धंधों का नष्ट होना। कैसे? बंगाल के अंदर जब द्वैध शासन लागू किया गया था और वहां जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर जो छोटे यानी जो किसानों के अपने जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे उसका वो कैसे नष्ट हो गए थे। अब देखो थोड़ा सा यहां समझते हैं भी, छोटे मोटे स्तर पर बंगाल और बिहार के जो लोग थे वो अपने स्तर पर निम्न प्रकार के उद्योग धंधे स्थापित किए थे, यानी छोटे मोटे लघु एवं कुटीर उद्योग। उन कुटीर उद्योगों के अंदर उद्योगों के अंतर्गत तो जो भी सामान बनाया जाता था उस सामान का जो पूर्ण रूप से वहां की जनता यानी वहां के जो कारीगर थे उद्योग धंधों के, उनको नहीं दिया जाता था। अगर वो जबरदस्ती करते अंग्रेज अधिकारियों के साथ में भी, हम अपने जो कुटीर एवं लघु उद्योगों के अंदर जो भी माल उत्पादन किया अगर हम उसका उतना वेतन लेंगे तो वहां की जनता पर वो उसके विरोध में क्या करते थे? कर या लगान को जबरदस्ती वसूल करते थे। और भारतीय लोगों द्वारा जो उद्योग धंधों के अंतर्गत जो माल तैयार किया जाता था इनसे कम दामों पर पे लेकर के और इन्हीं के ऊपर लगान व कर थोप करके और इन्हीं लोगों को द्वारा उनको महंगे दामों के अंदर बेचा जाता था। तो द्वैध शासन की हानि नंबर तीसरी क्या थी? उद्योग धंधे। जो भारत के अंदर जितने भी उद्योग धंधे थे उन उद्योग धंधों का नष्ट होना स्वाभाविक सी बात हो गई थी। तो जो द्वैध शासन की हानियां थी उसके अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? जनता का शोषण। सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों का भारत के अंदर एक ही मकसद था भी, यहाँ की जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा और भारत की जितनी भी जनता है उस जनता का हम अत्यधिक जितना हो सके शोषण करें। क्यों? क्योंकि उनको पता था भी यहाँ की जनता से जितना अधिक धन ऐंठेंगे उतना ही भारत के अंदर जो व्यापारिक कंपनी है उसी व्यापारिक कंपनियों को फायदा होगा। और उन्होंने अधिक से अधिक जो जनता थी उसका शोषण आरंभ किया, जबरदस्ती उनसे लगान वसूल किया गया और अन्य जो राजस्व माल गुजारी थी वो जबरदस्ती उनसे ली गई थी। तो हानि के भारतीय लोगों को हानि 4 नंबर क्या हुई? जनता का भी शोषण किया गया। जो हानि नंबर 5 है वो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। अब देखो, जब यहां भारत के जो मुगल बादशाह और नवाब है उनका वो तो पहले ही एक मूक बधिर की तरह, स्टाम्प पैड की तरह बनकर बैठ गए थे। क्यों? क्योंकि उनको तो सालाना के हिसाब से पैसा मिलता था और यहाँ के जो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के अंदर जो भी लोग राजस्व वसूली करते थे वो जनता के साथ में भ्रष्टाचार किया करते थे, उनसे अधिक बढ़ा करके उनसे कर या लगान लिया करते थे। इस कारण हानियों के कारण भारत के अंदर भ्रष्टाचार का वर्चस्व भी अधिक बढ़ गया था। बंगाल की दरिद्रता। तो विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 6 है वो हमारा हानियों में क्या है? बंगाल की दरिद्रता। इस बंगाल की दरिद्रता के अंतर्गत एक व्यक्ति है नंदलाल चटर्जी।
अब देखो बंगाल की दरिद्रता क्यों हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के अंतर्गत इस बंगाल की जनता को इतनी भयंकर तरीके से यहाँ लूट खसोट की, यहाँ की जनता को सबसे ज्यादा परेशान किया। जब अकाल या भूख की स्थिति आ गई तो भी इन लोगों की भूख शांत नहीं हुई। वहां बंगाल की जो जनता थी उस जनता से लूट खसोट करते रहे। इस कारण ये जो एक नंदलाल चटर्जी नाम का इतिहासकार है, इन्होंने क्या कहा है कि जो बंगाल एक इतना बड़ा धन संपन्न राज्य था, जब जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं थी, और अंग्रेजों ने जहां जितनी भी लूट खसोट का कार्य किया, इस कारण से यहाँ की जो बंगाल का क्षेत्र इतना धन संपन्न क्षेत्र था, वो भी आज एक गरीबी रेखा यानी जो दरिद्रता है उसके पतन पर आ गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नंदलाल चटर्जी है, इसी ने एक कथन क्या कहा है, कथन कहा है कि बंगाल की दशा बिगाड़ने में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आधार स्तंभ था। अब देखो इस नंदलाल चटर्जी ने क्या कहा है कि जो बंगाल की दरिद्रता, बंगाल के अंदर इतनी गरीबी आ गई भी लोग भूखमरी के कारण मरने लगे, और जो बंगाल इतना धन संपन्न क्षेत्र था, इसके बारे में इस नंदलाल चटर्जी ने अपना मत दिया है। भी जो बंगाल के अंदर जो गवर्नर जनरल बनकर आया, कौन, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के अंदर जो गरीबी लाने या दरिद्रता लाने के पीछे यानी जो व्यक्ति था, वो एक आधार स्तंभ बनकर आया था भारत के अंदर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा बंगाल के अंदर द्विवेद शासन का अंत। अब देखो द्विवेद शासन कब से कब तक रहा था, 1765 से लेकर 1772 तक रहा था। कब तक, 1765 से 1772 तक। और इसी 72 का जो सन था, इसी 1772 के अंदर बंगाल का एक नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल में नया गवर्नर जनरल आया, कौन, लॉर्ड वारेन यानी सन 1772 में इसी जो ब्रिटिश कंपनी थी उसका एक नया व्यक्ति भारत का बंगाल का नवाब बनकर आया, कौन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, इन्होंने यहाँ बंगाल में आकर यहाँ की स्थिति को देखा तथा पीछे जो स्थिति करने वाला था उसके बारे में जाना। तब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 के अंदर बंगाल से द्विवेद शासन का अंत कर दिया। बंगाल से द्विवेद शासन का अंत करने वाला कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी स्थापना तो बंगाल के अंदर द्विवेद शासन की किसने की, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने तो द्विवेद शासन की स्थापना की, और द्विवेद शासन का अंत किसने किया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अब दो प्रमुख व्यक्तियों के कथन है इसके बारे में। अब इन्होंने जब यहां आकर के स्थिति देखी तो इस स्थिति को सुधार दिया गया, और अब यहां जो भारत के अंदर बंगाल के अंदर जो द्विवेद शासन था उसको समाप्त कर दिया। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का नाम है के.एम. मरणीकर। अब देखो ये के.एम. मरणीकर क्या कहता है, भी भारत के अंदर 1765 से 1772 तक का काल, यानी ये के.एम. मणिकर क्या कहता है, 1765 से 1772 तक का काल। तो ये था आज हमारा टॉपिक। धन्यवाद।